हेलो बच्चों, बेटा आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स क्लास 11 का वेक्टर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि जैसा कि नया इस समय जो कोरोना काल की वजह से स्कूलों में एग्ज़ाम लेने का जो प्रोसेस चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को देखते हुए हर टॉपिक वाइज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज लेकर आएंगे। इसमें क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, साथ में उस पूरे चैप्टर का आपको पूरा रिवीजन भी मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते करते उसकी सारी बातें वहीं पर क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वेक्टर टॉपिक के लिए क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर q इज़ 5 and magnitude of its y component is 4. So the magnitude of the x component. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेक्टर है जिसका वैल्यू दे रखा है 5 और इसके जो दो कंपोनेंट किए जाएंगे, y कंपोनेंट जिसको आप वर्टिकल कंपोनेंट कहते हो और x कंपोनेंट जिसको आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हो। इसमें से वर्टिकल कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट की वैल्यू आपको 4 दे रहा है और x कंपोनेंट की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है जब भी किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट किए जाते हैं, सपोज करिए ये वेक्टर है ये q, इसके जब आप दो कंपोनेंट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कह रहा है इस q की वैल्यू तो दे रखा है 5 और कह रहा है इसका जो y कंपोनेंट है इसकी वैल्यू 4 है, तो x कंपोनेंट की वैल्यू बताइए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये भी पता है कि जब किसी वेक्टर का कंपोनेंट करते हैं तो ये दोनों कंपोनेंट का जो रिजल्ट होगा वो इस वेक्टर के बराबर होता है। यानी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि क्यू वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसके दोनों कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके सम कर लिया जाए। तो इसमें आपको ये वाला कंपोनेंट दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस ये वाला कंपोनेंट आपको पता करना है, इसकी वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए, हमने सपोज कर लिया p मान लिया, p का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे 25 और 16 इधर ले आएंगे तो p की स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9, तो p की वैल्यू मिल गई 3। यानी वो कंपोनेंट जो दूसरा होगा x कंपोनेंट वो हमारा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपको 35 क्वेश्चन हम कराएंगे इसमें, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ जो भी बातें बताई जाएं उससे ये पूरा चैप्टर आपका जो नहीं भी पढ़ा होगा तो सारी बातें हम ये क्लियर भी कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, पोजिशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये कुछ नॉर्मल बातें आपको बताई गई थी, इन सबको हम बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, टेम्परेचर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो पूछा था इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया, टेम्परेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, एक वेक्टर 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ, इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50। सेम वही क्वेश्चन है जैसा पहला हमने किया था। ठीक है, ये वेक्टर 60 डिग्री एंगल पर काम कर रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है 50 है, तो इसका मैग्नीट्यूड वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा। तो हमारे पास एक वेक्टर है, उसका कोई नाम नहीं दिया, आप नाम कुछ भी मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री, इसके दो कंपोनेंट जब आप करोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी p cos 60, इसकी वैल्यू आ जाएगी p sin 60। तो इसमें से आपको कह रहा है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसकी वैल्यू 50 दे दिया, यानी p cos 60 की वैल्यू आपको 50 दे रखा है। तो p cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 50, तो p कितना हो गया 100। यानी जिस वेक्टर की कंपोनेंट किए गए उस वेक्टर की वैल्यू हमको मालूम हो गई। अब आपसे कह रहा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका p sin 60 होता है, p की वैल्यू 100 निकाल चुके हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट p sin 60 के हिसाब से कितना हो गया, p की वैल्यू 100 sin 60 हो गया √3/2, ये जाके आपका बन जाएगा 50√3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 50√3। इसमें रूट में ही ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन गड़बड़ है लग रहा कुछ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 50 है, ठीक है, 60 डिग्री एंगल के साथ, तो मेन वैल्यू 100 हो गई, sin 60 p√3/2, इसमें ऑप्शन बेटा गलत है, 50√3 ऑप्शन आएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 4 नंबर में लिखा है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन से ऑप्शन गलत हैं।
पहला पॉइंट ध्यान से पढ़िए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। कह रहा किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा स्केलर होगा। हाँ, तो हम जानते हैं वेक्टर के पास दो चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जिसके पास केवल हो उसको बोलते हैं स्केलर। तो कह रहा जब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमेशा स्केलर होगा, ये बात सही है। नेक्स्ट देखिए, ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। कह रहा किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट जब आप करते हो तो हर कंपोनेंट स्केलर होता है, ये गलत है। वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो भी वेक्टर होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, वेक्टर्स ओबे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। जितने भी वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करते हैं। तो हम जानते हैं वेक्टरों को जोड़ने के लिए ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ चलता है, इन दोनों को फॉलो करते हैं, ये भी बात सही है। तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन देखिए, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट में कौन सा आ रहा है, केवल सेकेंड वाला। इसमें भी ऑप्शन मिस्टेक है, इसमें करेक्ट पूछना चाहिए था। इसको करेक्ट कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन दे देंगे फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए परेशान ना होना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसके पास डायरेक्शन हो। तो यूनिट वेक्टर के बारे में बता रहा है कि हैज़ डायमेंशन एंड यूनिट। सही है, इसके पास डायमेंशन भी होती है, यूनिट भी होती है। डायमेंशन यूनिट की बात ही नहीं करते हैं, चलो छोड़ो, ठीक है। डायमेंशन बीमा की बात ना करते हैं यहाँ पर। डायमेंशन होगा, यूनिट होगी, तो वेलोसिटी वेक्टर जितने भी होते हैं सबके पास डायमेंशन तो खैर होती ही है, और उनकी कुछ यूनिट भी होगी, ठीक बात है। इसके बाद कह रहा है इट हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू 1 होती है, भी सही है। तीसरा है व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर रिजल्ट स्केलर। अगर किसी स्केलर के साथ इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो स्केलर हो जाएगा, ऐसा गलत है। अगर हमारे पास देखिए 3 स्केलर है, अगर इसके पास यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें 3 आई तो ये वेक्टर हो जाएगा, यानी थर्ड वाला पॉइंट गलत बता रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से सही हो गए, पहला और दूसरा सही होगा। तो फर्स्ट पहला और दूसरा सही है ऑप्शन में। इसमें भी यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है, ठीक है। क्वेश्चन में चॉइस करना था कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, तो पहला और दूसरा करेक्ट है। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन थ्योरिकल इसी जल्दी देख लो। सेकंड है 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला है डिस्प्लेसिंग अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ लीव द वेक्टर अनचेंज। किसी वेक्टर को उसके पैरेलल अगर शिफ्ट कर दिया जाए, कट एंड पेस्ट की थ्योरी आपको बताई गई थी, किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो इससे कोई चेंजिंग नहीं होती। तो पहला ऑप्शन सही हो गया हमारा। सेकंड देखो क्या कह रहा है, बाकी चेक कर लेते हैं, शायद कोई और सही हो। नहीं, बाकी में कोई फ़ायदा नहीं चेक करने से, क्योंकि लास्ट ऑप्शन दे रहा बी एंड सी, तो पहला ही ऑप्शन को सही मिल गया, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व्ड। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो किसी प्रोसेस में कंजर्व होती है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, जिसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, ये भी गलत है। तीसरा है स्केलर क्वांटिटी दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर स्पेस में ले जाने पे कोई चेंजिंग ना हो, वेरी ना करे। और चौथा ऑप्शन कह रहा है स्केलर क्वांटिटी द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। अलग अलग एक्सिस से देखा जाए तो भी उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो, वैल्यू सेम हो, यही स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 9 के बाद से कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आएंगे। देखिए 8 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी। इसमें से कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कह रहा है इसमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, 9 नंबर। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। एक 5 न्यूटन का फोर्स है जिसके 2 कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। कह रहा है इसके 2 कौन कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं दोनों के बीच का एंगल 90 हो। इसकी 2 कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो 2 कंपोनेंट ऐसे होंगे जिनका स्क्वायर का सम करने पर फिर यही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आप देख लीजिए ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनका स्क्वायर करके सम किया जाए तो 5 मिल जाए। तो ये आपका 3 और 4 आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, 3 और 4। हो जाएंगे।
टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, टू डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ 6 and 8 मस्ट बी अरेंज। कह रहा अगर हमको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का चाहिए, जिसके लिए हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर और 8 मीटर, तो ये दोनों कितने एंगल पर होना चाहिए, यानी इन दोनों वैल्यू का सम हमको 10 चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू सम 10 का कब दे सकती है, जब इनके बीच का एंगल कितना हो। तो इसको अगर ऐसे ही समझ लीजिए तो 6 और 8 के हिसाब से आपको 10 वैल्यू कब मिलेगी, जब 90 डिग्री होंगे। लेकिन मान लीजिए हमको फॉर्मुलेस करना हो तो हम कहते हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये हमारे दो डिस्प्लेसमेंट है ए और बी, हमको ए और बी मिल के रिजल्ट कितना दे रहे हैं आर, तो इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए। फॉर्मूला आपने पढ़ा दो वेक्टरों का रिजल्ट निकालने का, आर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, इससे इनके बीच का एंगल निकल जाएगा। ठीक है, एकेडमिक के हिसाब से इस तरह बताना पड़ता है, बाकी तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। 6 और 8 मिलकर 10 कब देगा, जब इनके बीच का एंगल 90 हो। फिर भी देख लेते हैं, आर की वैल्यू 10, ए हो गया हमारा 6 का स्क्वायर, बी हो गया 8 का स्क्वायर +2 6 × 8 × cos थीटा, जिसकी वैल्यू हमको चाहिए। सॉल्व कर लो, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 100 मिल जाएगा, यहाँ से 36 मिल गया, 64 मिल गया, यानी 100 स्क्वायर कर दिए, इधर का 100 कर दिए, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, 100 प्लस यहाँ से कितना मिल गया आपको 2 × 6 × 8 × cos थीटा, ये 100 से 100 इधर ले आओ, 0 2 6 8 cos थीटा। अब इधर कुछ भी हो, जब इधर 0 हो गया तो cos थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 0, और ऐसा कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। ठीक है, cos की वैल्यू 0 कब मिलती है, 90 डिग्री पर। तो हमारा आंसर हो गया, ऐसा तभी होगा जब ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखिए, अगर देखने में कुछ दिक्कत हो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 फोर्सेज ऑफ 5 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। हमारे पास दो फोर्स हैं, ठीक है, दो फोर्स हैं जिनकी वैल्यू दोनों की 5 दिया हुआ है, और ये 120 डिग्री एंगल पर काम कर रहे हैं, तो इनका रिजल्ट क्या होगा। तो आपको बताया गया था जब भी दो इक्वल वेक्टर, ये सीधे याद कर लीजिए, जब भी दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर काम करेंगे तो इनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल होता है। तो सीधे आप ऑप्शन दे सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 5, और फॉर्मूले से करके दिखलाना है तो दिखा सकते हैं। हमारे पास दो फोर्स है, पहला फोर्स भी यही होगा, दूसरा फोर्स भी यही होगा, और इनके बीच का एंगल दे रखा 120, तो हमको रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर +2, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, इनके बीच का एंगल cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 5 का स्क्वायर 25 मिल गया, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 मिल गया, +2 5 × 5 cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस माइनस की वजह से माइनस का 5 स्क्वायर बनेगा, यानी माइनस का 25। 2 + 25 है, एक माइनस का, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक 25 आपका बचा, जिसकी वैल्यू आ गई 5। तो डायरेक्ट भी याद कर लें, जब दो इक्वल वेक्टर 120 पे काम करते हैं तो उनका रिजल्ट भी उन्हीं के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। ठीक है, 35 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करने हैं, स्पीड में हम सॉल्व कर रहे हैं। जिसको कोई दिक्कत हो थोड़ा सा स्लो करके अपने मोबाइल सेट से या अपना जो भी जहाँ भी देख रहे हैं थोड़ा सा स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, है ना। इफ़ द सम ऑफ 2 वेक्टर इज मैक्सिमम, कह रहा अगर दो वेक्टरों का सम मैक्सिमम हो तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, द एंगल बिटवीन देम। तो ये भी आपको पता है कि दो वेक्टरों के बीच का रिजल्टेंट या उसका सम मैक्सिमम तब होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, यानी उनके बीच का एंगल 0 होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए होता है एंगल 0, और दो वेक्टरों का रिजल्ट मिनिमम कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी उनके बीच का एंगल 180 होता है। तो मैक्सिमम की जब भी वैल्यू पूछे तो एंगल क्या होगा 0, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा हाउ मच इक्विवेलेंट फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन फोर्स 6 kg एंड 8 kg। 6 kg और 8 kg के हमारे पास दो फोर्स हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पर एक ही पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक 6 kg न्यूटन हो गया, एक 8 kg न्यूटन हो गया। इनका इक्विवेलेंट कितना हो सकता है, तो हम जानते हैं ये दो फोर्स मिलके कितना इक्विवेलेंट वैल्यू दे सकते हैं। तो हम कहेंगे देखिए, जब भी दो वेक्टर हैं, एक यहाँ पे 8 दे रखा है, एक 6, कोई भी दो वेक्टर मैक्सिमम वैल्यू कब देते हैं, जब सेम डायरेक्शन में हो। कितनी देंगे, दोनों के सम के बराबर। ये इनकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई कि ये मैक्सिमम 14 दे सकते हैं,
ठीक। और ये दोनों मिलकर मिनिमम वैल्यू कितनी दे सकते हैं, इनके डिफरेंस के बराबर। वो तब होगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो हम कहेंगे 8 और 6 ये दो जो फोर्स हैं, ये दो फोर्स मिलकर मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं 14 और मिनिमम वैल्यू 2। 2 से कम नहीं दे सकते, 14 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इस ऑप्शन में आप देखिए 2 से कम वाला भी नहीं लेना है और 14 से ज़्यादा वाला भी नहीं लेना है। तो 2 से कम यानी इसको नहीं लेंगे, 14 से ज़्यादा यानी 16 को भी नहीं लेंगे। अब ये दो वैल्यू ये दे सकते हैं मिलकर, ठीक है। हाउ मच इक्विवेलेंट फोर्स इज प्रोड्यूस बाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स 6 kg एंड 8 kg। तो 6 kg और 8 kg वाले जो दो फोर्स हैं, ये दोनों मिलकर कितनी वैल्यू हमको दे सकते हैं, तो 1 भी दे सकते हैं और 10 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आपको दो ऑप्शन सही मिल रहा है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक। चलो बाकी कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया, क्या रूल है उसको देखिए, मेन वही समझना हमको। 4 नंबर है, नेक्स्ट 14 नंबर है, व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन हुज रिजल्टेंट कुड बी 0। किसी भी तल में, किसी भी प्लेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ या मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कितने हो सकते हैं जो रिजल्ट 0 दे दें। देखो यहाँ पर एक वर्ड है, जो वर्ड यहाँ पर टाइप नहीं हुआ, हम दोनों केसेस बता देते हैं। क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था, व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ वेक्टर, और वेक्टर से पहले यहाँ पे एक वर्ड जोड़ सकता है कि इक्वल वेक्टर या अनइक्वल वेक्टर। ये दो अलग अलग केसेस हैं, वो दोनों में से यहाँ पर कोई केस नहीं लिखा हुआ है, तो हम दोनों को आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा मिनिमम कितने वेक्टर होने चाहिए किसी भी प्लेन में जो दोनों मिलकर रिजल्ट 0 दे दें। लेकिन शर्त क्या है, क्वेश्चन में अगर ये वर्ड इस्तेमाल कर लिया तब ऑप्शन क्या होगा, और ये वर्ड इस्तेमाल कर लिया तब क्या होगा। अगर बोलता है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ, लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर बताइए कि कितने वेक्टर हों जो कि इक्वल हों आपस में, कम से कम कितने वेक्टर हों जिनका रिजल्ट 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कम से कम 2 वेक्टर ऐसे हो सकते हैं जिनका रिजल्ट 0 आ जाएगा। कब, जब दोनों इक्वल होंगे। तो अगर दोनों इक्वल वेक्टर हैं, आप उनको अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दिए, रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। यानी 2 इक्वल वेक्टर 0 का रिजल्ट दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पर इक्वल वर्ड लिखा होता तो हमारा ऑप्शन आता 2, ठीक है। और अगर यहाँ पे बोलता व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर, अगर हमारे पास अनइक्वल वेक्टर है, कोई भी वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसे वेक्टरों का सम 0 लाने के लिए कम से कम कितने वेक्टर होने चाहिए, तो कहेंगे कम से कम 3 होने चाहिए, क्योंकि कम से कम 3 वेक्टर ऐसे होते हैं जो मिलकर एक क्लोज डायग्राम बना देंगे सेम सीक्वेंस में। और आपको मालूम है सेम सीक्वेंस में अगर 3 वेक्टर लिए जाएं जो एक ही सीक्वेंस में चल रहे हों और ये क्लोज डायग्राम बना दे तो इनका रिजल्ट 0 हो जाता है। तो जब अनइक्वल वर्ड बोलेगा तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, और इक्वल वेक्टर बोल देगा तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, ठीक। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमारे हिसाब से दोनों हो रहा है। यहाँ पर दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों केस आपको समझा दिए गए। यानी क्वेश्चन में क्या चेंजिंग हो सकती है ये भी हम आपको समझाते चल रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज कैन नॉट बी 4 न्यूटन। यहाँ पे कुछ फोर्सेज के पेयर दिए हुए हैं, कह रहा इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो 4 न्यूटन का रिजल्ट नहीं दे सकता। इन दोनों में से जो पेयर बने हुए हैं फोर्सेस के, अगर ये फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर काम करें तो कह रहा है इसका रिजल्ट 4 नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा पेयर इसमें होगा। तो हम जानते हैं कोई भी 2 फोर्स मिलकर मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकते हैं, अपने सम के बराबर, और मिनिमम वैल्यू कितनी दे सकते हैं बेटा, अपने डिफरेंस के बराबर। तो ये दोनों मिलकर मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे देंगे, मैक्सिमम वैल्यू ये देंगे 4 न्यूटन, और मिनिमम कितनी दे देंगे 0। यानी ये 4 से लेके 0 के बीच में वैल्यू देगा। हमको 4 न्यूटन चाहिए था, वो मिल जा रहा है यहाँ पर। ये दोनों मिलकर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 6 न्यूटन, और मिनिमम कितना दे सकते हैं 2 न्यूटन, यानी इनके बीच में भी हमको 4 न्यूटन मिल जाएगा। तीसरा वाला है, ये दोनों मिलकर मैक्सिमम वैल्यू क्या देंगे 8 न्यूटन, और मिनिमम कितना देंगे डिफरेंस के बराबर यानी 4 न्यूटन। यहाँ भी 4 हमको मिल गया। लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए, ये दोनों मिलकर मैक्सिमम वैल्यू देंगे 10 न्यूटन का, और मिनिमम वैल्यू देंगे 6, यानी 6 से कम की वैल्यू ये नहीं दे सकते। यानी ये दोनों फोर्स ऐसे हैं जो हमको 4 न्यूटन का रिजल्ट नहीं दे सकते किसी भी कंडीशन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। कभी भी 2 वेक्टर किसी भी एंगल पर काम करें तो वो 2 वेक्टर मिलकर मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे पाएंगे, अपने सम के इक्वल। और ऐसा कब होगा, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और मिनिमम वैल्यू कितनी दे सकते हैं, अपने डिफरेंस के बराबर। वो कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें लिखा हुआ है टू वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी मॉड इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड। हमारे पास दो वेक्टर इस प्रकार हैं, इस तरह से हैं कि उन दोनों के सम की वैल्यू और उनके डिफरेंस की वैल्यू बराबर है। ठीक है, दो वेक्टर इस तरह से काम कर रहे हैं, कितने एंगल पर हैं ये आपको पता लगाना है। ये दो वेक्टर इस तरह से काम कर रहे हैं कि चाहे आप इनका सम निकालिए और चाहे इनका डिफरेंस निकालिए, मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों इक्वल हैं। तो बताइए उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमको गिवन है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो a माइनस बी की वैल्यू के बराबर है, लेकिन हमें तो इनके बीच का एंगल चाहिए और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए ज़रूरी है कि किसी तरह इनके बीच में हमको क्या फार्मूला मिल जाए, a डॉट बी। अगर a डॉट बी मिल जाएगा तो a डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा होता है, जो उनके बीच के एंगल मिलता है हम निकाल सकते हैं। तो a डॉट बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। अगर इन दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और इधर आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखिए a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ये दोनों एक तरफ आ गए, हो गया 4a डॉट b इज इक्वल 0। तो a डॉट b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 0। और आपको पता है जब भी दो वेक्टरों के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमको a डॉट बी की वैल्यू 0 मिल गई, तो पता ही चला कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर है 17। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे, देखिए इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर, इस बार बता दिया परपेंडिकुलर हैं, यानी इस बार आपको एंगल दे दिया कि दो वेक्टर हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं यानी इनके बीच का एंगल 90 होता है, तो इस केस में क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो a डॉट बी की वैल्यू 0 आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। और क्यों होता है इसका रीजन भी आपको पता हो कि a डॉट बी कैसे निकालते हैं, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, उन दोनों की वैल्यू, इनके बीच का एंगल। तो जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, a डॉट बी इक्वल टू 0। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ a क्रॉस b इज इक्वल ए बी देन एंगल बिटवीन a एंड b। अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ए बी के इक्वल है तो a और b के बीच की एंगल क्या होगा, उनके बीच का एंगल बताना। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है ए बी, और हम जानते हैं a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। ठीक, ये हो गया ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 1, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सारे ऑप्शन पाई के फॉर्म में हैं, तो आपको पता है 90 का मतलब क्या होगा, पाई बाई 2। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है a डॉट बी ए बी के इक्वल है, सेम जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया उसमें a क्रॉस b था, इसमें a डॉट बी है। फ़र्क है फॉर्मूले का दोनों, a डॉट बी इज इक्वल ए बी, यह क्वेश्चन में आपको गिवन है, और हम जानते हैं a डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा इज इक्वल ए बी से ए बी कैंसिल आउट, कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री, यानी इस बार दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। देखिए एक क्वेश्चन में भी आपको मिला a क्रॉस बी ए बी के इक्वल है, तब एंगल क्या होगा, एक में मिल गया a डॉट बी ए बी है, तब क्या होगा। अब आपको दे रहा है a क्रॉस बी और a डॉट बी आपस में इक्वल हो गया, अब दोनों के बीच का एंगल बताइए। तो दोनों के फॉर्मूले अभी आप यूज़ कर चुके हो, a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और a क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको एंगल मिल जाएगा। a क्रॉस बी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इज इक्वल a डॉट बी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। ठीक है, आपको पता है थीटा की वो कौन सी वैल्यू होती है जिस पर साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम हो, तो मान 45 होता है। फिर भी आप इसको निकाल लो, साइन बाई कॉस कर लो इधर लाके, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल 1 हो गया, टेन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री।
तो पता चला इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 45, और पाई के ऑप्शन में अगर आंसर देंगे आप तो पाई बाई 4 45। देखिए इन क्लॉकवाइज सिस्टम, जब क्लॉकवाइज सिस्टम होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखिए क्या कंडीशन होती है। तो पहली बात देखिए आई डॉट आई आपने पढ़ा, जब डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम का मल्टीप्लाई 1 आता है, डिफरेंट का 0 आता है, यानी ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, और डिफरेंट का 0 होना चाहिए, 1 लिखा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचते हैं ये दोनों। तो क्लॉकवाइज में क्या सिचुएशन आपने पढ़ी है कि जब वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये आई है, ये जे है, और यहाँ पे मान लीजिए हमने के लिखा, तो क्लॉकवाइज सिस्टम ये बताता है कि अगर आई का आप जे के साथ मल्टीप्लाई करें, आई के जे के साथ, तो अगला नंबर आपको मिलेगा के, तो आई क्रॉस जे के वैल्यू मिल जाएगी, जे क्रॉस के मिल करोगे तो आई वैल्यू मिलेगी, के क्रॉस आई करोगे तो जे वैल्यू मिलेगी। एक सीक्वेंस चलता रहता है, एक सीक्वेंस में आप चलेंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलने पर एक दूसरे का जब मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट अगला वाला टर्म मिल जाएगा। आई क्रॉस जे हमको के दे देता है, जे क्रॉस के आई दे देता है, के क्रॉस आई जे देता है। ये क्लॉकवाइज सिस्टम चलता है साइक्लिक प्रोसेस में। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलने लगेगी। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, जे के साथ अगर आई मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जे क्रॉस के क्या मिलना चाहिए था हमको, जे क्रॉस के हमको मिलना चाहिए था क्या, आई, क्योंकि सीक्वेंस ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मिलेगा जे क्रॉस के आई। सीक्वेंस ऐसे ही याद रख लीजिए अल्फ़ाबेट के हिसाब से, आई जे के, आई का जे में मल्टीप्लाई के मिल गया, जे का के हुआ फिर आई मिल गया, ठीक है, सीक्वेंस चलता रहता है। तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई, ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का मल्टीप्लाई 0 होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है इफ P क्रॉस Q इज इक्वल टू R देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर P क्रॉस Q ये दो वेक्टर हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट R वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो बोल रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो देखिए आप पहले तो याद रखिए, जब भी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो आंसर आता है वो खुद एक वेक्टर होता है। जब खुद एक वेक्टर होता है, भले ही उसका नाम आप कुछ भी रख दो, जैसे यहाँ नाम R रखा गया है, तो हम कहेंगे जब ये वेक्टर है तो इसके पास वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, यानी उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी आपने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो दोनों वेक्टर की वैल्यू लेते हैं, इनके बीच का एंगल साइन के साथ लेते हैं। लेकिन बात डायरेक्शन की हो रही है तो हम कहेंगे ये जो भी रिजल्ट आया है वेक्टर का उसकी वैल्यू तो ये होगी, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो जो रिजल्टेंट होता है ये खुद एक वेक्टर होता है, और इसकी डायरेक्शन, ये पॉइंट याद रखिए, और इसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टरों के साथ अलग अलग परपेंडिकुलर होती है। यानी जो R वेक्टर होगा वो P के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और Q के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो हमारा कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो हम कह रहे हैं जो R होगा P के भी परपेंडिकुलर, Q के भी परपेंडिकुलर, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक, और इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर, ये भी ऑप्शन सही है। तो गलत ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, परपेंडिकुलर टू P प्लस Q, ये ऑप्शन गलत है, और ये आपको पता करना था कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर इसको सही लगाएंगे, ठीक है। 23 देखिए, अ ट्रक इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, एक ट्रक हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्शन के साथ अगर आप इसको शो करोगे, अगर इसको डायरेक्शन के साथ शो किया जाए तो हम कहेंगे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखें तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी किधर है, कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में। नॉर्थ को क्या लिखोगे, जे कैप, ठीक। इज फाउंड सेम स्पीड इन वेस्ट आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इसी स्पीड से वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो 10 सेकेंड के बाद की अगर बात की जाए कि आफ्टर 10 सेकेंड क्या हो गया, आफ्टर सेकेंड इसकी फाइनल स्पीड जो हो गई वो वही रहेगी 20, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, वेस्ट, और वेस्ट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, माइनस आई, जो हो गया माइनस का आई। अब कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी,
ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी देखिए आपकी कितनी है, माइनस की 20i माइनस इनिशियल कितना था 20j। ठीक है। तो जब भी कोई वेक्टर आपका i j और k के फॉर्म में आ जाए और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा हो तो आपको पता है क्या वैल्यू होगी, तो डेल्टा v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ऑफ i और j के कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर करने पे प्लस वैसे भी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपको मिल गया आंसर 20√2। ठीक है, आंसर क्या मिला 20√2। अब वैल्यू तो आपने यहाँ से निकाल ली, अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन निकालने के लिए देखो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करो डायग्राम में कि हमारे पास इस समय जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट जा रहा 20 माइनस आई का मतलब इस डायरेक्शन में, तो एक कंपोनेंट हमको इस तरफ मिल गया इधर। ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो किधर मिल रहा है -20j नीचे की तरफ यानी इधर। तो एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है, तो इन दोनों वेक्टरों का रिजल्ट किधर मिलेगा आपको, ये मिलेगा। ये आपका रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन आप क्या लिखोगे, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो वैल्यू हमने निकाली 20√2 और डायरेक्शन आप क्या दिखाओगे बेटा, वेस्ट से साउथ या साउथ से वेस्ट, क्या दिया देखो 20√2 साउथ टू वेस्ट। ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, इसके बीच में यानी साउथ और वेस्ट के बीच में 20√2। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। An aeroplane is moving around a circular path with a speed of 250 km per hour. What is change in its velocity after moving through half cycle? एक हमारा एरोप्लेन है जो किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है एरोप्लेन। ये आपका सर्कुलर पाथ हो गया। इसमें किस स्पीड से चक्कर लगा रहा है, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा आफ्टर मूविंग हाफ साइकिल। मान लो अभी प्लेन यहाँ पर है, अभी एरोप्लेन हमारा यहाँ पर है, उसकी डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन में है। स्पीड क्या है 250 किलोमीटर पर आवर। आधे चक्कर का मतलब हुआ ये एरोप्लेन ऐसे जाकर और ऐसे घूम के यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आधा राउंड लगाने के बाद उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। यानी वैल्यू तो वही है, एक कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन का फर्क है। पहले इसकी जो वेलोसिटी थी v1, ये हमारी 250 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में थी, जे डायरेक्शन। बाद की जो वेलोसिटी है वैल्यू वही है 250, लेकिन अभी ये माइनस में आ गया, -j। तो कह रहा वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, तो वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दीजिए। फाइनल आपका -250j और माइनस इनिशियल है 250j। जैसे भी क्वेश्चन किया गया सेम वही चीज़। तो ये आपका हो गया, दोनों ऐड हो गए, माइनस का 500j। तो आपका जो रिजल्ट आ गया वो आया 500 और डायरेक्शन क्या होगी नीचे की तरफ। डायरेक्शन की यहाँ पे कोई बात नहीं किया है, सीधे आपको रिजल्टेंट चाहिए। तो वैल्यू आपकी कौन सी सही हो गई 500 किलोमीटर पर आवर। तो जितने भी वेक्टर के क्वेश्चन होते हैं अगर आप i, j और k का इस्तेमाल करके करेंगे तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एंगल बिटवीन वेक्टर i प्लस जे एंड j प्लस के, ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो सपोज कर लीजिए ये वेक्टर है जिसका नाम हमने रख दिया a वेक्टर, जिसकी वैल्यू है i प्लस जे। एक वेक्टर ये है, इसका नाम हमने रख दिया b वेक्टर, ये वैल्यू दिया j प्लस के। और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए सबसे पहले उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। a डॉट b जब आप निकालोगे तो a डॉट b की वैल्यू निकालेंगे, यानी i प्लस जे डॉट जे प्लस के। इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सेम का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि डिफरेंट की वैल्यू वैसे भी 0 होती है। तो यहाँ पर i, इसमें i है नहीं, k यहाँ पर इसमें है नहीं, j और j का मल्टीप्लाई हमको आंसर आ गया 1। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आ रही है। अगर 0 आती तो हम कह देते हैं एंगल 90। अगर 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो फिर इसको थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ाएंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। a डॉट b का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b, ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1। a की वैल्यू कहाँ से आएगी, a वेक्टर बोल रहे हैं i प्लस जे। जब कोई वेक्टर i j के फॉर्म में दिया हो तो कंपोनेंट उसकी वैल्यू कैसे निकालते हो, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ i और j के कंपोनेंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया √2। इसी तरह b वेक्टर की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, वो भी √2 मिल जाएगी। तो हमें a की वैल्यू भी मालूम हो गई √2, b की वैल्यू भी √2 इंटू कॉस थीटा। ये दोनों मिलकर 2 बन जाएगा, 2 के इधर नीचे ले आओ 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, यानी थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो पता चला इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री।
ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एंगल बिटवीन वेक्टर -2i + 3j + k एंड i + 2j - 4k। जैसे अभी हमने किया सेम वही फिर करो। कह रहा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, तो हमने कहा ये एक वेक्टर, इसका नाम हमने रख दिया a, इसका नाम हमने रख लिया b। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, अभी आपको हमने बताया सबसे पहले आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो, मल्टीप्लाई करो सेम का, आई वाले टर्म का आई वाले के साथ -2, जे वाले का जे वाले के साथ कर दोगे +6, के वाले का के वाले के साथ कर दोगे -4, तो ये आपको मिल गया 0। जब भी a डॉट b करने पर 0 मिल जाए तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी इनके बीच का एंगल हो गया 90। और अगर जब 90 नहीं मिलता, 0 नहीं मिलता, तो उसके लिए हमने अभी आपको बताया था a और b की वैल्यू निकाल लीजिए और फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल आंसर क्या मिल गया आपको 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो वेक्टर ए की वैल्यू दिया है i + 2j + 3k, और इस वेक्टर का अपना वैल्यू जो होगी वो होगी √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ठीक, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i, j और k का जो कंपोनेंट दिया है, जो उसका मल्टीपल है, उसी का स्क्वायर करके सम करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल गया i + 2j + 3k डिवाइडेड बाई वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 4, 13 और 1, 14, √14। ये हमारा a की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो i + 2j + 3k अपान √14। तो ऑप्शन कौन सा है? देखिए बेटा, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, √14 के साथ नहीं लिखा, 14 लिखा है, तो आप इसको √14 कर लीजिए और इसी को सही ऑप्शन लगा दिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स a, b एंड c आर 12, 5 एंड 13। तीन वेक्टर दिए हैं, तीनों की आपको मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू दे रखा है। a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 13 है। और एक कंडीशन आगे आपको इनके भी रिलेशन दे रहा है कि a + b = c, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि a + b जो है वो c के इक्वल है। आप ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए, एंगल किसके बीच निकालना है, a और b के बीच। जिनके बीच एंगल निकालना हो वो दोनों टर्म एक तरफ होने चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी a + b एक तरफ है। अब आपको इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ का, तो यहाँ मिल जाएगा a² + b² + 2a.b = इधर मिल गया आपको c²। इसमें से a, b, c तीनों की वैल्यू आपको दे रखा है, आप लगा दीजिए। a की वैल्यू कितनी दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर, b की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर + 2a.b को लिख देंगे ab cos थीटा, और c की वैल्यू दिया है 13। तो यहाँ से मिल गया 2a की वैल्यू, ये हो गया 2a की वैल्यू आपको दिया था 12, b की वैल्यू दिया था 5, इनके बीच का एंगल cos आपको निकालना है, = यहाँ पे मिल गया 169। और ये जो दोनों टर्म है, ये जो दोनों टर्म है 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 144, 25 यानी 169। इस 169 को इधर ले जाओ, इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आपका हो गया 0। और इधर आपके पास जो कुछ भी मिल रहा हो आपको इसमें दिक्कत नहीं है। 120 cos थीटा = 0, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 0, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, तो a + b के बीच का एंगल 90 डिग्री, पाई के फॉर्म में आंसर देंगे तो π/2। A particle is displaced through 3i + 5j + 7k meter by a force of 3i + j - 2k Newton, work done by the force। आपको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की वैल्यू दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही हमको देता है वर्क। तो हम जानते हैं वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में दिया हो i, j, k के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, सीधे इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आपको फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है 3i + j - 2k, एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको दे रखा है 3i + 5j + 7k।
और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही हमको वर्क देता है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, सेम कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करोगे, आई वाले का आई वाले के साथ, ये आपको 9 दे दिया, जे का जे वाले के साथ, ये आपको प्लस का 5 मिल गया, के का के वाले के साथ ये मिल जाएगा माइनस का 14। देखिए 9 + 5 14 -14 यानी 0। तो पता चला यहाँ पे वर्क कितना हो रहा है, 0 जूल। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर। A vector is P is equal 3k while the other vector Q is equal to 2j। यानी दो वेक्टर दे रखा है, एक P की वैल्यू 3k और Q की वैल्यू दे रखा है 2j। कह रहा P क्रॉस Q कितना होगा, तो P क्रॉस Q की वैल्यू निकालना है। देखिए P की वैल्यू आपको दिया है 3k, क्रॉस Q की वैल्यू दिया है 2j। तो ये नंबर तो आपको 3 और 2 मिलके 6 दे देगा, लेकिन जो K क्रॉस J है, वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग साइक्लिक प्रोसेस का ध्यान रखते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में अभी आपको बताया गया था आई, जे और के, इनके बीच साइकिल चलती है, आई के साथ जे, जे के साथ के के साथ आई। और अगर साइक्लिक प्रोसेस आप क्लॉकवाइज लेके चल रहे हो तो हम कहेंगे आई क्रॉस जे की वैल्यू के आती है, जे क्रॉस के की वैल्यू आई आती है और के क्रॉस ए की वैल्यू जे आती है। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा तो नेगेटिव के साथ। देखिए के क्रॉस जे, के के साथ जे का मल्टीप्लाई करना है तो आपको इधर जाना पड़ेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। और क्या वैल्यू देगा, के क्रॉस जे जाके बन जाएगा आई के बराबर। तो हम कहेंगे ये हमको 6 माइनस आई दे दिया। और अगर आई के फॉर्म में आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आई के फॉर्म में ही आंसर है। देखिए -6 आई आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आई जे के ना लिखा होता तो आई कैप की वैल्यू 1 होती है तो आंसर -6 दिया होता है। लेकिन डायरेक्शन के साथ देना है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो आंसर में डायरेक्शन होना चाहिए। तो -6 आई आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, ये सिंबल का ध्यान नहीं रखते तो आपको केवल 6 आता और 6 भी यहाँ ऑप्शन में मैच कर जाता, आपका गड़बड़ हो जाता क्वेश्चन। चलिए 31 नंबर देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अभी हमने आपको बताया था जब भी दो वेक्टरों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो जो नई चीज़ मिलेगी वो भी एक वेक्टर होगी। और उस वेक्टर की खासियत क्या होगी, वेक्टर इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो वही इसमें पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम कहेंगे ए के परपेंडिकुलर, सही है, लेकिन बोल रहा जो ओनली नहीं है, ए और बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो ऑप्शन क्या सही होगा, सी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। 32 देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है आई स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्ड इन प्रोसेस। शायद ये क्वेश्चन अभी ऊपर हम लोग का हो चुका है ना, डी ऑप्शन सही था इसका, ये क्वेश्चन हो चुका है ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 33, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर ए एंड डी। ध्यान रखना कि ये दो वेक्टर ए और बी जी दिया है, ये यूनिट वेक्टर है यानी इनकी वैल्यू 1 है और इनका हमें डिफरेंस निकालना है जबकि इनके बीच का एंगल थीटा है। जब भी दो वेक्टर के बीच का हमको डिफरेंस निकालना हो और उस डिफरेंस का रिजल्ट क्या होगा तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। और हमको जब इसकी वैल्यू चाहिए तो कहेंगे रिजल्टेंट की वैल्यू होगी अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि डिफरेंस है यहाँ पर। a माइनस बी को आप a प्लस और माइनस भी कर सकते थे। चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। कह रहा दोनों वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, इनके बीच का हमको एंगल चाहिए। तो पता है कि दो वेक्टर जो यूनिट वेक्टर होंगे इनका रिजल्ट कितना होगा ये पूछा गया है। तो निकालिए भैया इसमें वैल्यू, a की वैल्यू लगाएंगे तो a क्या यूनिट वेक्टर यानी वैल्यू 1, b के लिए भी वैल्यू 1 माइनस 2, a के लिए 1 b के लिए भी 1 इंटू कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर दोनों मिलके हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा। 2 को कॉमन ले लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका हो गया 2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जब लगाएंगे तो 1 और ब्रैकेट ये माइनस की वजह से इसको प्लस कर दिया जाए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल आउट, ये 2 मिलके हो गया 4। तो आपको अंदर मिल रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर आपको आंसर मिल गया 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 यानी पहला ही ऑप्शन सही है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P एट टाइम t मूव्स टू P डैश एंड देन कम्स बैक टू P। कह रहा सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो P पॉइंट पर है, ये मान लीजिए एक P पॉइंट है यहाँ पर है,
एक ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है किसी टाइम t पर, अब ये यहाँ से मूव करता है कहाँ पर, p डैश पे गया, p डैश कहीं मान लो इस जगह पर है, यहाँ से मूव करके यहाँ गया, कैसे गया इससे कोई मतलब नहीं, किसी भी पास से गया यहाँ पे आ गया, फिर क्या कह रहा है एंड देन कम बैक टू p, और वापस p पर आ जाए, वापस p पर आ जाए किसी भी रास्ते से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेस का मतलब था प्लेस चेंज। जब भी कोई पार्टिकल कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से चले और अलग अलग जगहों से होता हुआ पुराने प्लेस पर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। तो कह रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम कहेंगे 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर को नाम देते हैं नल वेक्टर, ठीक, तो इसकी वैल्यू होगी नल वेक्टर। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है 35। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई अ नेगेटिव नंबर, अगर किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या कह रहा है, वी गेट अ वेक्टर होज, तो हमको एक वेक्टर मिलेगा जिसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, कोई फोर्स मान लेते हैं, इस फोर्स की वैल्यू मान लीजिए 3 न्यूटन है और डायरेक्शन हमने मान लिया जे का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। कह रहा अगर किसी वेक्टर को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो मान लो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, तो -2 और f का मल्टीप्लाई कर दें, ये -2 और फोर्स की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा -2f वेक्टर, और f वेक्टर की वैल्यू हमने पहले ही मान रखी थी 3j, ये बन जाएगा -6j, और -j का मतलब होता है किसकी डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ हो गई। तो किसी भी वेक्टर को अगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू में चेंज आएगा, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो कह रहा है उस वेक्टर में क्या चेंज होगा, पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज, तो हम कहेंगे हाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाएंगे। भाई किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जाहिर है उसका नंबर तो चेंज हो ही जाएगा, जो भी वैल्यू होगी तो वैल्यू तो बदलेगी, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए पार्ट, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। इसी तरह से हम लोग हर टॉपिक का, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, वीडियो बहुत लंबी बनने पे आपको दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा स्पीड में कराया गया है। आप आराम से घर में स्लो मोशन में करके स्पीड को कम करके एक एक क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिएगा, ठीक है बेटा। और एक दूसरे दोस्तों को अपने आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सबको बेनिफिट मिले, क्योंकि एग्ज़ाम अब इसी पैटर्न पर ही आपको होना है, ऑब्जेक्टिव बेस पर, क्योंकि पहला एग्ज़ाम तो कंफर्म इसी पर होना है, और सिचुएशन नहीं सही हुई तो फाइनल एग्ज़ाम भी इसी पैटर्न पर होना है, इसलिए हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। अभी हम लोग 11th के हिसाब से इसका हर टॉपिक का अभी एक एक करा देने के बाद फिर एक लास्ट में दोबारा हर टॉपिक का एक रिवाइज फिर कराएंगे, उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाया जाएगा। अभी पहले लेवल में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान लेवल के लिए चल रहे हैं, ठीक बेटा। चलो धन्यवाद, थैंक यू।